हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और हम यूजीसी नेट भूगोल के लिए एमसीक्यू की क्लासेस कर रहे थे। और आज की अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का अपना पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन ज्यावक्रीय प्रक्षेप के बारे में सत्य नहीं है? यह समक्षेत्र प्रक्षेप है, सभी यमोत्रों पर मापक सही होता है, सभी अक्षांशों पर मापक सही होता है, केंद्रीय यमोत्र से दूर आकृति विकृत हो जाती है। ये जो ज्यावक्रीय प्रक्षेप होता है इसके अंदर केवल जो केंद्रीय देशांतर रेखा पर ही मापनी शुद्ध होती है, और जैसे जैसे केंद्रीय यमोत्र से दूर जाने पर मापनी के अंदर जैसे वृद्धि होती रहती है। तो इसलिए ये अपना कथन है जो बी नंबर, ये सही नहीं है। सभी यमोत्रों पर मापक सही होता है, ये कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है, भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है बौन प्रक्षेप पर, मर्केटर या बहुशंकु प्रक्षेप के ऊपर, या मौलवी प्रक्षेप के ऊपर। तो ये बनाया जाता है बौन प्रक्षेप पर। भारत का ऋतु मानचित्र बनाया जाता है बौन प्रक्षेप के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सापेक्ष उच्चावच दर्शाया जाता है, सापेक्ष उच्चावच दर्शाया जाता है रेज व हेनरी विधि द्वारा, या रॉबिन्सन विधि द्वारा, या जीएच स्मिथ विधि द्वारा, या सीके वेंटवर्थ विधि द्वारा। तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा जीएच स्मिथ विधि द्वारा। ये कुछ मतलब कि ढाल जो विश्लेषण की विधियाँ होती हैं, ये सापेक्ष उच्चावच विधि होती है, ये जीएच इसके द्वारा दी गई थी, जीएच स्मिथ के द्वारा। और एक एक आता है ढाल ढाल वर्ग विधि, ढाल वर्ग विधि ये दी गई थी इसके द्वारा रेज व हेनरी के द्वारा। और जो इनके द्वारा सीके वेंटवर्थ के द्वारा दी गई थी औसत ढाल, औसत ढाल विधि दी गई थी, औसत ढाल विधि ये सीके वेंटवर्थ एम एस फिंस्टर के द्वारा दी गई थी। और सापेक्ष उच्चावच वाली ये जीएच स्मिथ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? पॉलीग्राफ, बैंड ग्राफ, साधारण रेखाग्राफ, या मिश्रित दंडारेख। तो कौन सा अलग है? साधारण रेखाग्राफ, साधारण रेखाग्राफ अलग है, क्योंकि साधारण रेखाग्राफ के अंदर मतलब कि एक क्षेत्र या स्थान के किसी एक तथ्य को प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन ये जो तीनों बचे हुए हैं इनके अंदर से एक से अधिक तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है, इसके अंदर सिर्फ एक का ही करेंगे साधारण के अंदर। ठीक है, एक क्षेत्र का ही। नेक्स्ट की बात करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ दी गई है संकल्पना और इधर दिए गए प्रतिपादक। ये जो पेनी प्लेन है, पेनी प्लेन का संबंध किससे? संकल्पना का प्रतिपादक कौन है? ये डेविस, पेनी प्लेन का डेविस, पेनी प्लेन का डेविस। और जो आधार तल है, आधार तल ये पावेल। इसको लेवल से याद रखते हो, आधार आधार को कहते हैं लेवल, लेवल और पावेल थोड़ा रिलेट कर लेंगे इसको। और महाद्वीपीय विस्थापन, ये महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, महाद्वीपीय विस्थापन का प्रतिपादक वेगनर। और प्लेट विवर्तनिकी ये हैरी हैस के द्वारा, हैरी हैस के द्वारा। पेनीप्लेन डेविस, आधारतल पावेल, और महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर, और प्लेट विवर्तनिकी हैरी हैस के द्वारा। निम्न में से कौन सा शील्ड ज्वालामुखी है? निम्न में से कौन सा शील्ड ज्वालामुखी है? क्या विसुविस है, या फ्यूजियामा, या मोनालोवा, और कोटोपैक्सी। ये जो शील्ड ज्वालामुखी होते हैं, शील्ड ज्वालामुखी को बेसिक बेसिक या जो पेठिक लावा शंकु भी कहते हैं। इनका जो लावा होता है वो मतलब कि पतला होता है और काफ़ी दूरी तक फैलने के बाद में जमता है, और इसलिए इस प्रकार का जो शंकु होता है उसकी ऊंचाई कम होती है। और इसका उदाहरण कौन सा है? ये जो हवाई द्वीप के ऊपर है मोनालोवा, हवाई द्वीप के ऊपर कौन सा है? मोनालोवा, हवाई द्वीप के ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर लावा पतला होता है और ये काफ़ी लंबी दूरी तक जम जाता है, इसलिए इसकी ऊंचाई कम होती है। पैस्टरनाक झीलें पाई जाती है हिमानी अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रों के अंदर, या वायु अपर्दन से प्रभावित क्षेत्रों के अंदर, या कास्टर क्षेत्र के अंदर, या लहरों द्वारा अपर्दन से प्रभावित समुद्री तटों में। तो कहाँ पे पाई जाती है
पेस्टरनॉक जिले ये हिमानी अपर्दन से जो प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पेस्टरनॉक जो झीलें होती हैं वो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न आकृतियों में से किसका संबंध कास्टर टॉपोग्राफी से नहीं है? किसका संबंध कास्टर टॉपोग्राफी से नहीं है? अंधी घाटिका, लटकती घाटिका या डोलाइंस का या लेपीज का? तो किसका संबंध नहीं है? ये लटकती हुई घाटी का संबंध नहीं है। जो आंधी घाटी होती है, आंधी घाटी, डोलाइंस हो गया, और ये जो लेपीज, इनका निर्माण होता है कास्टर प्रदेश के अंदर भूमिगत जल की अपर्दन क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, भूमिगत जल की अपर्दन क्रिया द्वारा इनका निर्माण, किसका? आंधी घाटी, डोलाइंस और लेपीज का निर्माण कास्टर प्रदेश के अंदर होता है। ठीक है, कास्टर प्रदेश के अंदर इनका निर्माण होता है। और ये जो लटकती हुई घाटी है ये होती है हिमानी अपर्दन के द्वारा। लटकती हुई घाटी हिमानी अपर्दन की क्रिया द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, और ये ऊपर वाले बाकी तीन ऑप्शन ये होते हैं कास्टर प्रदेश के अंदर भूमिगत जल के अपर्दन क्रिया द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सरिता अपहरण की अधिक संभावना होती है जब क्या होगा? आधार तल नीचा होगा या आधार तल ऊंचा होगा, जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता समान हो और जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता के अंदर अधिक अंतर हो। तो ये कब होगा? तो जब मतलब कि जल विभाजक के दोनों ओर ढाल प्रवणता के अंदर जब तो क्या होगा? अधिक अंतर होगा, तो क्या होता है? सरिता अपहरण की घटना होती है। और ये जो अपहरण होता है मतलब कि वह काफ़ी तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट के अंदर दिए गए प्रक्रम और इधर दिए गए स्थल रूप। ये जो स्थायी तुषार है ना, स्थायी तुषार, इसको परी हिमानी भी कहते हैं। और ये स्थल रूप किसका है? इसका स्थल रूप पिंगो, स्थायी तुषार पिंगो से संबंधित है। और जो पटल विरूपण होस्ट से संबंधित है, होस्ट से। ठीक है, और जो ये प्रवाहित जल है, प्रवाहित जल ये बाढ़कृत मैदान से, बाढ़कृत मैदान से। और समुद्री तरंगे स्टैक, समुद्री तरंगे स्टैक, स्थायी तुषार पिंगो से, स्थायी तुषार पिंगो से। ठीक है, और पटल विरूपण होस्ट से, और प्रवाहित जल बाढ़कृत मैदान से, और समुद्री तरंगे स्टैक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? जो अम्लीय लावा मैग्नीशियम का उच्च प्रतिशत पाया जाता है इसके अंदर, या पैटिक लावा सिलिका का निम्न प्रतिशत, या पाहो जो लावा है उसके अंदर अत्यधिक लसदार पाया जाता है, या आ जो लावा है उसके अंदर उच्च प्रवाहिता होती है। तो सही ऑप्शन कौन सा है इसका अंदर? तो जो अम्लीय लावा होता है, जो अम्लीय लावा में जो सिलिका का मतलब कि उच्च प्रतिशत पाया जाता है, और इसका गलनांक भी मतलब अधिक होता है, इसलिए ये क्या होता है? शीघ्रता से जम जाता है। ठीक है, सही आंसर कौन सा रहेगा? अम्लीय लावा। अम्लीय लावा के अंदर मैग्नीशियम का उच्च प्रतिशत पाया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न पदों में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से है? निम्न में से किसका संबंध प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से है? चुंबकीय विसंगति, सागर नीतल प्रसरण से, और उत्प्लावकता का बल, और प्रत्यावर्तन। तो किससे? उत्प्लावकता का बल प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से संबंधित है। और जो वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए जो उत्प्लावकता जो बल है इसका संकल्पना का प्रयोग किया गया था, इस संकल्पना का। नेक्स्ट की बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जो ए होमस है, ए होमस भूसन्नति के कारण प्रसिद्ध है, ए होमस भूसन्नति के कारण प्रसिद्ध है। और जो जेम्स हॉल है, जेम्स हॉल ने दी थी भूसन्नति की संकल्पना, जेम्स हॉल के द्वारा भूसन्नति की संकल्पना दी गई थी। जो कॉपर भूसन्नतियों के इतिहास की अवस्था, कॉपर भूसन्नति के इतिहास की अवस्था। और जो स्चुअर्ट है, जो इन्होंने दी थी भूसन्नतियों का वर्गीकरण, भूसन्नतियों का वर्गीकरण किया था। जैसे भूसन्नतियों को अंदर इसने एकल भूसन्नति, बहुल भूसन्नति और मध्यस्थ भूसन्नति के अंदर विभाजित किया था।
एकल भूसनिधि और बहुल भूसनिधि और एक आता है मध्यस्थ भूसनिधि। ठीक है, ये बताए थे उन्होंने। और पृथ्वी की अधोलिखित में से किस विशेषता को व्याख्या चतुष्फलक सिद्धांत द्वारा नहीं की जाती? चतुष्फलक सिद्धांत द्वारा नहीं की जाती। क्या महाद्वीपों का प्रवाह, प्रशांत महासागर के चतुर्दिक वलित पर्वतों की श्रृंखला की अवस्थिति और महाद्वीपों एवं महासागरों का प्रति ध्रुवस्थ व्यवस्थापन, महाद्वीपों एवं महासागरों की त्रिभुजाकार आकृति। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही है? ये जो महाद्वीपों का प्रवाह है इसकी जो व्याख्या वो चतुष्फलक सिद्धांत के द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सही आंसर रहेगा इसका ए नंबर, महाद्वीपों का प्रवाह इसकी चतुष्फलक सिद्धांत के द्वारा व्याख्या नहीं की जाती। और निम्नलिखित भूगर्भिक युगों का सही कालानुक्रम है, कालानुक्रम है कौन सा है? प्लेस्टोसीन, प्लायोसीन, होलोसीन, मायोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लेस्टोसीन, होलोसीन, होलोसीन, मायोसीन, प्लेस्टोसीन और प्लायोसीन। ये जो मायोसीन है ये 7 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व पाया जाता है। 7 से 25 मिलियन वर्ष पूर्व तक इसका समय माना जाता है। प्लायोसीन है इसका 10 से 7 मिलियन वर्ष, प्लायोसीन का 10 से 7 मिलियन वर्ष। और जो प्लेस्टोसीन है इसका 1 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक। और होलोसीन है 10,000 वर्ष पूर्व से वर्तमान तक। ठीक है, इसका सही आंसर रहेगा सबसे पहले मायोसीन आएगा, उसके बाद में प्लायोसीन, उसके बाद में प्लेस्टोसीन और उसके बाद में होलोसीन। नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्न में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? रूपांतरित चट्टान नहीं है। संगमरमर, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट और शिस्ट। कौन सी नहीं है? तो ये जो ग्रेनाइट है वो रूपांतरित चट्टान नहीं है। यानी चूने पत्थर का जो रूपांतरित रूप कौन सा है चूने पत्थर का? ये संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। मूल चट्टान थी चूना पत्थर, उससे रूपांतरित होकर क्या बन गया? संगमरमर। और जो ये क्वार्टजाइट है ये बलुआ पत्थर का रूपांतरित रूप है, बलुआ पत्थर। और ये जो शिस्ट है वो स्लेट का रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट की बात करते हैं। मोरोविक भंग या जो असातत्य कहाँ अवस्थित है? प्रॉपर्टी और प्रवार के बीच में, या ऊपरी तथा निचली परतों के बीच में, या ऊपरी प्रवार तथा निचली प्रवार के बीच में, या प्रवार और बाह्य कोड के बीच में। जो यह मोह असातत्य या जो भूप्रपट्टी एवं भूप्रपट्टी और जो क्या कहते हैं प्रवार, जिसको एक मेंटल भी कहा जाता है, मेंटल के बीच लगभग 30 से 35 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर की गहराई के अंदर पाई जाती है। और यहाँ पर जो भूकंपीय तरंगों का वेग होता है वो 6.9 किलोमीटर से बढ़कर, यानी इसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, लगभग पहुँच जाता है 7.9 किलोमीटर या पहुँच जाता है 8.1 किलोमीटर तक। इसके अंदर गति हो जाती है इसकी इतनी प्रति सेकंड के अंदर है ये। ठीक है, भूप्रपट्टी और प्रवार के बीच में, या भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच में, प्रवार को मेंटल भी कहते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था कब हुआ था? पर्मियन युग के अंदर, जुरेसिक के अंदर, या क्रेटेशियस के अंदर, या ट्रियासिक के अंदर? तो कब हुआ था ये? ट्रियासिक के अंदर, यानी लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व से पहले जो गोंडवाना लैंड का ये अस्तित्व के अंदर था। और काल कौन सा था? यानी ट्रायसिक काल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अल्फ्रेड हैटनर ने, वॉल्टर पैंक ने, या W.M. डेविस के द्वारा, या अल्ब्रेट पैंक के द्वारा? तो ये दिया गया था अल्ब्रेट पैंक के द्वारा। जो आधुनिक भू आकृति जो विज्ञान के विकास के अंदर जो जर्मन भूगोलवेत्ता हैं, ये अल्ब्रेट पैंक का योगदान सबसे अधिक है, यानी सबसे महत्वपूर्ण है इसका। और इन्होंने पृथ्वी पर जो उत्पन्न होती है, जो उत्पन्न एवं जो विकसित स्थलाकृतियों के संदर्भ के अंदर
सर्वप्रथम प्रयोग किया था इसका जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का। नेक्स्ट की बात करते हैं, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, क्या सुपीरियर, मिशिगन, विक्टोरिया और बैकाल, कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कौन सी है मीठे पानी की? तो वह है सुपीरियर, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर। इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 82.3 हजार वर्ग किलोमीटर के अंदर है ये क्षेत्रफल इसका, 82.3 हजार वर्ग किलोमीटर के अंदर। और जो विक्टोरिया झील है इसका लगभग 69.5, ये सारे हजार वर्ग किलोमीटर के अंदर है, 69.5 हजार वर्ग किलोमीटर। और जो मिशिगन है लगभग 58 हजार वर्ग किलोमीटर। और जो बेकाल है लगभग 30.5 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल के ऊष्मन में सबसे कम महत्व की है? संचालन हो गया, संघनन की जो प्रसुप्त ऊष्मा होगी, या जो सामान्य हो गया, या भौमिक विकिरण, किसकी है? तो वो है संचालन की। संचालन मतलब कि एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर क्या होता है, एक अणु जो स्पर्श द्वारा दूसरे अणु से ऊष्मा प्राप्त करता है। और ये जो विधि होती है वो ठोस पदार्थों में ऊष्मा के स्थानांतरण हेतु प्रयोग में ली जाती है। और जिसके अंदर क्या होता है, गैसों के अंदर जो अणुओं के बीच में जो अधिक दूरी के कारण वायुमंडल के अंदर जो ऊष्मन में इसका जो महत्व होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। कथन दिया गया है, कैंटन कोलकाता से बहुत अधिक ठंडा रहता है। कैंटन कोलकाता से बहुत अधिक ठंडा रहता है। और कैंटन कोलकाता एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये जो दक्षिण चीन है ना, दक्षिण चीन का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? कैंटन। कैंटन दक्षिण चीन का सबसे बड़ा नगर है कैंटन। और ये जो कोलकाता है लगभग मतलब कि एक ही अक्षांश के ऊपर स्थित है। और जो कोलकाता के मतलब कि सिमिलर ही क्या कैंटन के अंदर भी जो कैंटन भी क्या समुद्र के निकट मतलब कि पास के अंदर ही है। और यहाँ पर क्या होता है, शीत ऋतु का जो तापमान है लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस। और जो ग्रीष्म ऋतु का तापमान है वो लगभग 28 डिग्री सेल्सियस रहता है। मतलब इनके अंदर कोई ज़्यादा मतलब कि विशेष कोई अंतर नहीं है इन दोनों के बीच में, कैंटन और कोलकाता के अंदर। ठीक है, लेकिन ये जो अपना कथन ए है वो गलत है, ये कथन गलत है, क्योंकि इनका ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, इसलिए मतलब कथन ए तो गलत है लेकिन आर सही है। कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसने विश्व का प्रमुख जलवायु प्रदेशों के अंदर विभक्त नहीं किया है? विश्व का प्रमुख जलवायु प्रदेशों के अंदर विभक्त नहीं किया है। कोपेन ने, स्टैम्प ने, वीवर ने या थॉरनथवेट ने? तो किसने नहीं किया है? ये वीवर ने नहीं किया है। जो कोपेन हो गया, थॉरनथवेट हो गया, स्टैम्प ने मतलब कि विश्व को जलवायु प्रदेशों के अंदर विभाजित किया था। और जो वीवर था, वीवर ने फसल संयोजन प्रदेश के निर्धारण हेतु सर्वप्रथम सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग किया था। फसल संयोजन के लिए, फसल संयोजन के लिए टेक्निक कौन सी थी? सर्वप्रथम सांख्यिकीय जो तकनीक थी उसका प्रयोग किया था इसने, वीवर ने। वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा के अंदर मिलती है? क्या हाइड्रोजन है, या ओजोन है, या हीलियम है, या नियोन है? ये जो हाइड्रोजन है जो ये मिलती है लगभग, हाइड्रोजन मिलती है लगभग 0.0005% मिलती है। और जो हीलियम मिलती है वो 0.0005% मिलती है। और जो ओजोन मिलती है वो 0.00006। और जो नियोन मिलती है लगभग 0.0018 लगभग प्रतिशत में मिलती है। सबसे कम कौन सी है? हाइड्रोजन, सबसे कम हाइड्रोजन। नेक्स्ट की बात करते हैं, निम्न में से कौन वायुमंडलीय परतों का नीचे से सही क्रम है? नीचे से सही क्रम है दिए गए हैं, वायुमंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल, समताप मंडल या शोभ मंडल? तो कौन सा है?
नीचे से ऊपर लगभग जो सबसे पहले क्या आएगा, सौरमंडल आएगा। सबसे पहले जो सौरमंडल आएगा लगभग कब 8 से 18 किलोमीटर। सौरमंडल 8 से 18 किलोमीटर। तो 1 नंबर पे क्या आएगा, सौरमंडल। फर्स्ट पे ये आएगा। सौरमंडल के बाद में थोड़ा ऊपर चलेंगे, सौर सीमा से लेकर मतलब 30 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। 30 किलोमीटर तक समताप मंडल पाया जाता है। ठीक है। और समताप मंडल के बाद में आता है समताप जो सीमा होती है उससे लगभग 60 किलोमीटर तक ओजोन मंडल। 60 किलोमीटर तक ओजोन मंडल 3rd नंबर पे। और उसके बाद में आता है आयन मंडल। आयन मंडल लगभग 60 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक। आयन मंडल 500 किलोमीटर तक। और उसके बाद में आता है वायुमंडल 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक। 500 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक वायुमंडल 5 नंबर पे। ठीक है। सौरमंडल, सौरमंडल के ऊपर समताप मंडल, समताप मंडल के बाद ओजोन मंडल, ओजोन मंडल के बाद में आयन मंडल, आयन मंडल के बाद में बहिर्मंडल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस जलवायु का उद्भव भूमंडलीय वायुदाब एवं पवन पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण होता है। भूमंडलीय वायुदाब एवं पवन पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण होते हैं। विषुवतीय या पश्चिमी यूरोपीय तुल्य या उष्ण मरुस्थलीय या भूमध्य सागरीय। तो कौन सा सही आंसर इसका, भूमध्य सागरीय। जो भूमध्य सागरीय जलवायु का मतलब कि जो ये पाई जाती है लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। ठीक है। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।